हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड इन्वेस्टिंग डेली बाइट में स्वागत है आपका। 22 जनवरी का दिन है। मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल पूरे दिन चली। निफ्टी में कुछ रिकवरी आई, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द मार्केट थी उसमें कुछ खास रिकवरी नहीं आई। तो मार्केट में मंदी का रुझान पूरी तरह से बना हुआ है और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि कितने दिन और ऐसा हमें झेलना पड़ेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो एफआईआई सेलिंग के ऊपर है कि एफआईआई की जो धमाकेदार जो सेल चल रही है और वो सेलिंग प्रेशर जो वहाँ से आ रहा है, इसकी वजह से क्या मार्केट्स डाउन है? क्या हमें पैनिक करना चाहिए? क्या रीज़न हो सकता है इसका? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें, ये आपके फ़ायदे के लिए है, और सब्सक्राइब करें चैनल को अभी अभी तक नहीं करा है आपने तो। तो मार्केट का अगर हम डायरेक्शन देखें तो मार्केट की डायरेक्शन डाउन है। मार्केट का जो इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी डाउन है। और अगर हम आज का जो मार्केट का पैटर्न देखें, तो थोड़ी-सी रिकवरी हुई है। कल बड़ी ज़ोरदार सेलिंग हुई थी और आज हल्की सी रिकवरी हुई है। तो निफ्टी में आधा परसेंट की रिकवरी 2% गिरने के बाद कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर 2-3 दिन ऐसा बिल्डअप हुआ आधा-आधा परसेंट करके और हम इस हाई के ऊपर अगर पहुँच पाएँ, तब जाकर आपको कुछ रिलीफ़ होनी शुरू होगी कि हाँ, शायद ये वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है, ये डाउन से कंसोलिडेशन पर आ गया है या शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया है। अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तो ये है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हो लो, लोअर हाई। और अभी हम इस पॉइंट, आप ये कह सकते हैं कि 23,000 का आंकड़ा ब्रेक नहीं हुआ 2 दिन, तो कुछ सपोर्ट तो है 23,000 पे। और वो 23,000 ब्रेक होगा या नहीं, आने आने वाले दिनों में ये पता लगेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफ़ी गिरावट, कुछ रिकवरी भी सेकंड हाफ में, लेकिन 0.85% की फिर भी नेट-नेट गिरावट। जो मेजर फॉल हुई है निफ्टी नेक्स्ट 50 में 78,000 से 60,000 के आसपास की, उसमें अभी हम बॉटम से सिर्फ 2-1 हज़ार पॉइंट ऊपर हैं। 1000 पॉइंट तो आज ही रिकवर किया है। तो ये बॉटम हमने आज ब्रेक नहीं किया, यही आज की, या आप कह सकते हैं कि गनीमत है कि वो बॉटम अभी सिक्योर्ड है। माइनस 0.85% निफ्टी नेक्स्ट 50 पे। मिड कैप ने भी रीटेस्ट किया अपना प्रीवियस बॉटम और वहाँ से कुछ रिकवरी करी। नेट-नेट 0.25% का लॉस मिड कैप्स में भी है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, एक रीटेस्ट ऑफ डबल एक बॉटम हुआ है। अगर हम इस टॉप को क्लियर करेंगे आगे जाके, तब ये एक तरह से डबल बॉटम की तरह कहलाया जा सकता है। अभी के लिए तो वीकनेस बनी हुई है। स्मॉल कैप्स में भी 1.6% की वीकनेस है और आप ये देख रहे हैं कि इसने भी अपने प्रीवियस बॉटम को चैलेंज किया था और उससे थोड़ा-सा ऊपर बंद हुआ है। तो अगर मार्केट में इस तरीके का रुझान रहा अगले कुछ दिन, तो और फॉल भी पॉसिबल है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है। बजट का सेशन 5-7 सेशन रह गए हैं बजट से पहले। तो इतनी भारी मात्रा में सेलिंग होनी तो नहीं चाहिए। इसके अलावा मेरे को लग रहा है कि बजट से जस्ट पहले एकदम से मार्केट से एग्ज़िट करके लोग नहीं जाएँगे। आई थिंक बजट की वेट करेंगे। होप हमेशा रहती है, ऑप्टिमिज़्म हमेशा रहता है, इवन दो बजट से कोई बहुत ज़्यादा आशाएँ नहीं है किसी को। बैंक निफ्टी में अच्छी एक रिकवरी आई। पूरा जो जहाँ स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग, वहीं पे एंड हुआ है। डे के एंड पे 0.32% नेट गेन हुआ है कल से। तो बैंक निफ्टी में ये जो गैप था यहाँ पर, एक हल्का-सा गैप था यहाँ पर 6 दिन पहले का, वो भी कवर हुआ है। तो बैंक निफ्टी और सेक्टर्स के हिसाब से फिर भी थोड़ा-सा आज स्टेबल नज़र आया मुझे। मोमेंटम ट्रेंड्स एडवांस डिक्लाइन में 124 एडवांस हैं, 374 डिक्लाइन है। तो डिक्लाइन्स काफ़ी ज़्यादा हैं एडवांस के मुकाबले, तो मंदी तो छाई हुई है अच्छी तरह से। विदिन निफ्टी आप देखेंगे कि आईटी स्पेस, कुछ फार्मा स्टॉक्स, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स, इन्होंने ही पॉजिटिव आज रुझान रखा, कुछ एफएमसीजी भी। बट लार्जली जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टॉक्स थे, एनर्जी स्टॉक्स थे, कुछ ऑटोमोटिव स्टॉक्स, इनमें गिरावट का दौर बना रहा। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है उसमें बहुत ज़्यादा रेड आज स्क्रीन था। तो डीएलएफ, लोधा, इनमें रियल एस्टेट में गिरावट आई। फिर पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, पब्लिक सेक्टर जो रेट सेंसिटिव स्टॉक हैं, पीएफसी, आरईसी, आईआरएफसी, इनमें भी गिरावट आई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसको डिस्काउंट कर रही है कि अब रेट कट नहीं आने वाला है। जैसे यूएस में भी रेट कट की बात खत्म सी होती जा रही है, यहाँ पर भी रेट कट शायद नहीं आने वाला है। और कुछ बजट से भी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा नहीं है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ स्टॉक्स जो पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे बजट के चक्कर में कि अगले 1-2 महीने में बजट आएगा, तो पता नहीं क्या अनाउंस हो जाएगा। वो भी अब धीरे-धीरे एचएएल, बीईएल वगैरह सब में एक गिरावट आई है उसमें लेके। आईटी स्टॉक्स 2.1% अप, रियल एस्टेट 4.6% डाउन। सबसे ज़्यादा गेन और सबसे ज़्यादा लॉस इन्हीं सेक्टर्स में हुआ आज। बाकी
प्लस और माइनस 1-1.5% के बीच में रहे। फ़ार्मा में भी ठीक-ठाक गेन था। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ एनर्जी स्टॉक्स में भी गिरावट थी आज। पिछले हफ्ते भर में देखें तो रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा गिरावट, पिछले 1 महीने में देखें तो रियल एस्टेट में 18% की गिरावट। तो रियल एस्टेट का तो बिल्कुल ही स्मैश कर दिया है इस सेक्टर को पिछले 1 महीने में। बाकी सारे कंपैरिज़न में सेक्टर्स 3 से 5% गिरे हैं, कुछ एफएमसीजी तो गिरा ही नहीं है पिछले महीने भर में, लेकिन रियल एस्टेट ने बहुत ज़ोर के एक 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 उसको पटका गया है। आईटी स्टॉक्स 2.1% अप, ये सारे आईटी स्टॉक्स आज बढ़े थे, तो आईटी में एक डिसेंट एक गेन आया है, यहाँ पर एक काफ़ी मेजर गैप भी है, तो हो सकता है कल ये गैप पूरा करने की कोशिश हो। आज का टॉपिक है एफआईआईज़ की रूथलेस सेल, मतलब दबा के जो बेच रहे हैं एफआईआईज़, क्या हमें पैनिक करना चाहिए? तो अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो 24 सितंबर 2024 से निफ्टी गिर रहा है और करीबन 12% गिर गया है। लेकिन निफ्टी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा जो रेस्ट ऑफ द मार्केट में जो पेन है, जो कि 20% निफ्टी जूनियर डाउन है, मिड कैप और स्मॉल कैप भी 15% से ज़्यादा डाउन है। तो इस तरीके का जो एक पेन बना हुआ है मार्केट में वो निफ्टी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जबकि एफआईआई तो मोस्टली निफ्टी के स्टॉक ही बेच रहे हैं या थोड़ा निफ्टी नेक्स्ट 50 भी बेच रहे हैं। तो क्या एफआईआई ही रीज़न है फॉल के लिए? ये ज़रूरी नहीं है इसको ऐसा इस तरह से सोचना क्योंकि एफआईआई ने 2,48,000 करोड़ का माल बेचा है अक्टूबर से और 2,64,000 करोड़ का डीआईआई ने माल खरीद भी लिया है। तो नेट-नेट लिक्विडिटी तो नेट-नेट मार्केट में पॉज़िटिव ही है इंस्टीट्यूशनल साइड से। तो डायरेक्ट रीज़न तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, एक सेंटिमेंटल रीज़न हो सकता है कि एफआईआई की सेलिंग को देखते हुए एक सेंटिमेंट डाउन हो रहा है कि भई फॉरेनर्स इंडिया को सेल कर रहे हैं, इंडिया की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं लग रही है उनको। तो और भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में उन्होंने भी अपना थोड़ा-सा लिक्विडिटी मार्केट की तरफ कम रखी है। अब एफआईआई बेच क्यों रहे हैं? ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है यूएस की वो 4.5% के ऊपर पहुँच गई है, नियरली 5 भी पहुँच गई थी। जब-जब बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी यूएस की, तब-तब वो और मार्केट से पैसा यूएस की तरफ भागेगा क्योंकि 4.5 पार 5% यूएस में एक रिस्पेक्टेबल यील्ड है। और अगर इंडिया में सपोज़ किसी को 6.5% मिल रहे हैं और उसको 3% डिवैल्यूएशन भी खानी पड़ती है साल की, तो वो सा 3.5% नेट उस फॉरेनर को मिलेगा, जबकि वो अभी यूएस में उसको 4.5-5% यूएस ट्रेज़री में मिल रहा है। तो वो क्यों इंडिया बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा? वो क्यों इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, जहाँ पर उसको पिछले साल की यूएस डॉलर टर्म्स में रिटर्न 1 या 1.5% की मिली है। तो ये सारे रीज़न्स हैं कि जो एक फ्लो ऑफ फंड्स है, वो इंडिया की तरफ नहीं आ रहा है। और हायर यूएस यील्ड जब होती है तो इन्वेस्टमेंट्स इमर्जिंग मार्केट में से निकल के यूएस की तरफ जाती हैं। वहाँ बॉन्ड्स सेफर ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न देते हैं और इंडियन इक्विटी भी फॉरेन इक्विटी यूएस इक्विटी के सामने बिल्कुल परफ़ॉर्म नहीं कर पाई है। इंडियन इक्विटी में पिछले साल में 1 डेढ़ % की रिटर्न है यूएस डॉलर टर्म में और एस-एंड-पी 500 रफ़ली 27-28% पे है। तो कंपैरेटिवली जो है ना फंड फ्लो उस तरफ का बन गया है। रिवर्स भी होगा किसी पॉइंट पे जाके। वीक Q3 अर्निंग सीज़न तो ये हमारा जो प्रॉफिट ग्रोथ हमारे नंबर्स में आ रही है, ये भी बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, जो कि सिर्फ़ 4% सेल्स ग्रोथ आ रही है। कुछ ज़ोमैटो टाइप की कंपनीज़ ने पुअर परफॉर्मेंस भी मार्केट में दिखाया है। बैंकिंग में भी कुछ अच्छे पॉजिटिव परफॉर्मेंस आए हैं। टीसीएस का भी आईटी में अच्छा परफॉर्मेंस आया है, लेकिन कुछ नेगेटिव परफॉर्मेंस भी आ रहे हैं। तो एक मिक्स्ड बैग सा है, आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट सीज़न नहीं चल रहा है। ट्रम्प की पॉलिसीज़ का भी कहते हैं कि ये जो रेट कट्स की साइकिल लोग सब सोच रहे थे कि रेट कट्स होंगे, ये शायद नहीं हो रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशनरी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएँगी और उसकर के लिए रेट बढ़ाना ही ना पड़ जाए, कट करने की तो बात दूर की रह गई। तो और बॉन्ड यील्ड अट्रैक्टिव हो सकती है, तो और पैसा जाएगा फिर यहाँ से। देखिए, बॉन्ड में यील्ड में समझने की बात ये है कि जो बॉन्ड में 0% पे आए थे, 2% पे आए थे, 1% पे आए थे, उनका तो हो रहा है नुकसान आज की डेट में क्योंकि जब यील्ड बढ़ती है तो बॉन्ड प्राइस गिरती है। लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड यील्ड में बड़ी अट्रैक्टिव है कि आज आप अगर 10 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको 5% की यील्ड हर साल मिल रही है। रुपी गिरता जा रहा है यूएस डॉलर के अगेंस्ट तो ₹86.35 पे रुपी पहुँचा हुआ है और एक ये नैरेटिव बन गया है कि 90-95 तो बस होने ही वाला है रुपी। तो उसके 2 इम्पैक्ट होते हैं कि जिसको मार्केट से निकलना है, फॉरेनर को अपना पैसा निकालना है, वो अभी एकदम से निकालना शुरू कर देगा कि भई पता नहीं 90-95 हो जाएगा तो तब निकालने से बेटर है कि मैं अभी निकाल लूँ। और जो पैसा इंडिया में आना है, मतलब सपोज़ आपके कोई अंकल बैठे हैं यूएस में, उनको इंडिया पैसा भेजना है, वो भी यही कहेंगे कि भई अभी 86 है, अभी 90 होने दो तब भेजूँगा पैसे मैं। तो एक ये जो नैरेटिव बन गया है और जो ये प्राइस है आज की, इसके बीच में एक गैप आ गया है और इस गैप की वजह से ये डिसीज़न मेकिंग रुक गई है। तो या तो जल्दी से 90 हो जाए या फिर
एकदम से जो है हमें इसमें डेप्रिसिएशन रुपये का जो है ये एकदम हो जाए तो बेटर है, स्लो होके होएगा तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। तो इंडिया की जो इक्विटीज़ है, इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं, दोनों लेस अपीलिंग हो गए हैं, कम अपील रह गई है इनकी वर्सेस अदर मार्केट्स। इस करके भी एक एफआई फ्लो चल रहा है, आउटफ्लो। अब एफआई का सेंटिमेंट कब चेंज होगा? डिक्लाइन यूएस डॉलर में डिक्लाइन हो, वहाँ के बॉन्ड यील्ड गिरें, वहाँ का जो डॉलर इंडेक्स है, जो डीएक्सवाई जो बास्केट ऑफ करेंसीज़ का इंडिकेटर है, वो गिरे, तो कैपिटल मार्केट इंडियन कैपिटल मार्केट में वापस से ग्लोबल फ्लो शुरू हो सकता है और हमारे कुछ स्ट्रॉन्गर जीडीपी प्रोजेक्शन करे गवर्नमेंट, अभी बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स करे, कुछ ग्रोथ के लिए लोगों के हाथ में पैसा कंजम्पशन के लिए पैसा छोड़े और भी जो भी हमारे ग्रोथ के अंदर जो रुकावटें आ रही हैं, उसको दूर करे। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड इन्वेस्टर्स के सामने लेके आए कि हाँ, हम 1 साल में, 2 साल में ये करेंगे। तो ये एफआई फ्लो एकदम से वापस घूम के आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऑफ कोर्स अर्निंग रिपोर्ट भी अच्छी हो, सेक्टोरल ग्रोथ हो, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तो उस करके भी एफआईआईज़ अभी जो रुके हुए हैं, वो आ सकते हैं। तो हमें वैसे तो इन चीज़ों से कोई बॉदर ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ये। हमारे हाथ में क्या है कि हम अपनी जो लॉन्ग टर्म हमारा जो फ़ोकस है कि हमें 5 से 7 साल का हम साइकिल मार्केट में लेके आए हैं, तो हमें 1 साल में घबराना नहीं है। हमें करेक्शन और जो एफआई सेलिंग है, ये नॉर्मल है मार्केट के लिए, इसको कोई एब्नॉर्मैलिटी मत देखिए और अभी आप देखिए जिस तरीके की अभी तक फॉल हुई है, ये तो बहुत ही एक मैं कहूँगा कि जैसे पास्ट में फॉल्स हुई हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं हुआ है अभी। तो इनसे हमें घबराना नहीं है और इसमें हमें बने रहना है, दैट इज़ मेन जो मैसेज है और वो ये भी है कि जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि भई जल्दी से निकल गए, टाइमिंग करने की कोशिश करी, यहाँ बेच दिया, यहाँ खरीद लिया, पैसे विथड्रॉ कर लिए, सिप बंद कर दी या हमने नुकसान हो गया कुछ तो हम उसको कुछ और डेरिवेटिव्स में लेवरेज करके फटाक से उसको बनाने की कोशिश करें वापस कि मेरे पैसे पूरे बन जाएँ वापस एकदम से जल्दी से। ये सब गलतियाँ जो भी करेगा उसको उससे भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप ये समझिए कि आप 100 किलोमीटर की जर्नी पे निकले थे, आप अभी 20 किलोमीटर आगे आए हैं और उसके बाद कुछ रोड खराब हो गई है, तो आप अपनी जर्नी तो नहीं छोड़ देंगे ना उसके लिए। तो आपकी आपकी विज़न ठीक रहनी चाहिए कि हम किस लिए आए थे मार्केट में, क्या सोच के आए थे। अगर हमें कोई भी वोलेटिलिटी एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो हमें बैंक में पैसे रखने चाहिए थे। हमने एक्सेप्ट किया कि हम मार्केट में पैसा लगाएँगे, हम रिस्क भी झेलेंगे और हमें अच्छी रिटर्न भी मिलेगी। तो वो मिलेगी लेकिन आप रिस्क झेलते समय अगर बैकआउट हो जाएँगे तो फिर रिटर्न नहीं मिलेगी। तो आप मतलब यू कांट हैव द केक और ईट इट टू जो इंग्लिश में कहावत है कि भई आप रिस्क भी ना लें, आपका ये वोलेटिलिटी भी ना हो, आपको थोड़ी-सी टेंशन भी ना हो, लेकिन आपको रिटर्न्स भी 25% की मिल जाएँ, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको रिटर्न्स चाहिए, तो आपको ये जो मार्केट के उतार-चढ़ाव है, वो झेलने पड़ेंगे और इसीलिए वो रिटर्न्स हैं। नहीं तो सभी क्यों ना बैंक में जाके बैठ जाएँ या सभी क्यों ना मार्केट में आके बैठ जाएँ। तो कुछ लोग वो कर पाते हैं, कुछ लोग वो नहीं कर पाते हैं। आपको ये डिटरमाइन करना है कितने परसेंटेज आपका पैसा मार्केट में आपको रखना चाहिए। 100% तो रखना ही नहीं चाहिए, 0% भी नहीं रखना चाहिए, 20% रखना चाहिए, 40 रखना चाहिए, 60 रखना चाहिए, 80 रखना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करेगा। आपकी क्या रिस्क प्रोफाइलिंग है, आपके दूसरे एसेट में क्या-क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं। सिर्फ़ अगर मार्केट पे आप बने रहेंगे और इनिशियल फेज़ में क्योंकि हो सकता है आप बहुत यंग इन्वेस्टर्स भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 100% भी रख लीजिए कुछ साल। लेकिन जैसे-जैसे आपकी किट्टी बड़ी होगी, आपको डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके की जो मार्केट्स की अप्स एंड डाउन्स हैं, आप झेल नहीं पाएँगे उसके बाद जाके। तो फ़ेथ रखिए मार्केट में की हिस्ट्री पढ़िए कि क्या पहले मार्केट में 15-20% गिरा था, तो उसके बाद क्या हुआ था? अगर 40% गिरा था, तो उसके बाद क्या हुआ था? तो हिस्ट्री पढ़िए और आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इंडियन मार्केट में कितने लंबे समय तक जो है लोगों ने इस तरीके की करेक्शंस को झेला है और विजयी बन के निकले हैं दूसरी तरफ। तो वो आप जब देखेंगे उसकी हिस्ट्री तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको बने रहने में सहायता मिलेगी। अपने पास से जो भी शॉर्ट टर्म टाइप के डेरिवेटिव्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ओवरनाइट ट्रेडिंग इस तरीके के जो लोग हैं उनसे दूर भाग जाइए, वो आपके पैसे उड़वा के छोड़ेंगे। अपने संगत को बेटर बनाइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के साथ रहिए, जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी है उनके साथ रहिए, जो फ्री फंड में ऐसे ही रोज़ मार्केट में ये खरीद ले, ये बेच ले, अब ये कर ले, अब वो कर ले, अब इस तरीके की जो बातें हैं उससे दूर भाग जाइए, अपना एक सिस्टम बनाइए, टीवी को बंद कर दीजिए। जो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।